नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गिरोहबाज पार्ट 3। रात को 12:30 का वक्त हो रहा होगा जब जगमोहन ने बंगले पर फ़ोन किया। इस बार देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। हेलो। देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ते ही जगमोहन का पूरा बदन कांप उठा। तुम आ गए? जगमोहन की आवाज़ बेकाबू सी हो रही थी। हाँ, मैं। ठीक हो? जगमोहन का स्वर पहले जैसा ही था। हाँ। पुलिस वालों ने तुम्हें तंग तो नहीं किया, टॉर्चर तो नहीं किया? नहीं। शुक्र है भगवान का, वरना मुझे तो सब खत्म हुआ लग रहा था। जगमोहन ने गहरी सांस ली। जेलर की बेटी कहाँ है? मेरे पास। उसे छोड़ दो। हाँ, उसके बाद बंगले पर आ जाना। तुम घायल तो नहीं हो? नहीं। ठीक है, आखिरी काम निपटा कर आता हूँ। कहने के साथ ही जगमोहन ने रिसीवर रखा और खुशी से चमक रहे चेहरे के साथ पलटा। देवराज चौहान बंगले पर आ गया है। मायाराम मुस्कुराया। स्वाति के चेहरे पर भी राहत के भाव उभरे। आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूं। जगमोहन ने स्वाति को देखा। स्वाति फौरन उठ खड़ी हुई। मायाराम, हमारा हिसाब साफ है ना? मुझे और तो कुछ नहीं देना? नहीं, सब ठीक है, मैं चलता हूँ। मायाराम के सिर हिलाने पर जगमोहन पलटने लगा कि मायाराम कह उठा, देवराज चौहान की जगह तुम मुझे जेल भिजवाने का इंतजाम करा रहे हो? क्या मतलब? जगमोहन के होठों से निकला। मायाराम ने स्वाति की तरफ इशारा किया। इसकी आंखों पर कपड़ा बांधकर ले जाओ, वरना पुलिस को यह मेरे ठिकाने के बारे में बता देगी। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। जगमोहन ने गहरी सांस ली। इसलिए भूल गए कि तुम्हारा काम निपट गया। मायाराम मुस्कुराया। वहां से कपड़ा उठा लो। जगमोहन ने आगे बढ़कर कपड़ा उठाया और स्वाति की आंखों पर बांध दिया। अब तुम अपनी आंखों से कपड़ा हटा सकती हो। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ते ही स्वाति ने आंखों पर बंधा कपड़ा हटा लिया। जगमोहन कार चला रहा था। स्वाति उसकी बगल में बैठी थी। रात का 1 से ऊपर का वक्त हो रहा था। सड़कें सुनसान नजर आ रही थी। स्ट्रीट लाइटों की पर्याप्त अपर्याप्त रोशनी सड़कों पर फैली थी, जिसमें उनकी कार कभी कभी साए की तरह लगने लगती। हेडलाइट की तीव्र रोशनी अंधेरे को चीरती हुई स्पष्ट नजर आ रही थी। स्वाति आंखों से कपड़ा हटाने के पश्चात बार बार जगमोहन को देख रही थी। जगमोहन ने एक बार भी स्वाति की तरफ नहीं देखा था। वह शांत अंदाज में कार ड्राइव कर रहा था। इस दौरान कई बार वह कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मार चुका था। मुझे यहीं उतार दीजिए, एकाएक स्वाति ने कहा। जगमोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। स्वाति के चेहरे पर बेचैनी की लहर दौड़ी। मैंने कहा मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं घर चली जाऊंगी। इस बार स्वाति का स्वर तेज था। जगमोहन ने स्वाति को देखा और पुनः निगाह सड़क पर लगा दी। मैं आपको इस तरह नहीं छोड़ सकता। क्या मतलब? स्वाति के जिस्म में भय की लहर दौड़ी। आधी रात का वक्त हो रहा है। मैंने आपको कहीं उतार दिया और रास्ते में आप गलत लोगों के हाथों में पड़ गई तो कल सुबह मेरा नाम खराब हो जाएगा कि मैंने आपको छोड़ने की जगह खराब कर दिया। तब कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा कि मैंने आपको सही सलामत छोड़ा था। स्वाति ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। तो आप मुझे कहाँ छोड़ेंगे? आपके घर। घर? स्वाति चौंकी। हाँ, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करूँगा। लेकिन मुझे घर तक छोड़ने में आपको खतरा हो सकता है। कैसा खतरा? स्वाति कुछ नहीं कह सकी। जगमोहन मुस्कुराया। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे कोई खतरा नहीं होगा। उसके बाद स्वाति रास्ता बताती गई। करीब आधे घंटे बाद स्वाति ने एक मकान के सामने कार रुकवाई। यह मेरा घर है। स्वाति की आवाज में खुशी थी। जगमोहन ने सिर हिलाया। यहाँ तक मुझे छोड़ने का शुक्रिया। स्वाति कार का दरवाजा खोलते हुए बोली। मैंने हजारों मुजरिमों के बारे में सुना है, लेकिन आप जैसे मुजरिम के बारे में कभी नहीं सुना। आपका व्यवहार देखकर मुझे तो यकीन नहीं आता कि आप मुजरिम होंगे। किसी गलतफहमी में मत रहना। अब उतरो। स्वाति बाहर निकली। उसने कार का दरवाजा बंद किया। तभी पीछे से जीप आकर रुकी। हेडलाइट की रोशनी में कार और स्वाति चमक उठी। जीप में वर्मा था, जो जेल से आ रहा था। जीप से उतरकर वह फौरन पास पहुंचा। बेटी, तू आ गई? तू ठीक तो है ना बेटी?
वर्मा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। मैं ठीक हूँ पापा, उन लोगों ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी? वर्मा की आवाज़ में प्यार छलक रहा था। नहीं पापा, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत के साथ रखा। वर्मा ने चैन की सांस ली, फिर झुककर जगमोहन को देखा। तुम कौन हो? यह आपकी बेटी है? हाँ, मैंने इन्हें लिफ्ट दी है, यहाँ लाकर छोड़ा है, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। थैंक यू बेटे, थैंक यू। जगमोहन ने बिना कुछ कहे कार आगे बढ़ा दी। वर्मा के चेहरे पर सुकून चमक रहा था। चल बेटी, अंदर चल, तेरी माँ की रो रो कर बुरी हालत हो गई है। पापा, स्वाति ने गहरी सांस लेकर कहा। यह कार वाला जो मुझे छोड़ने आया था, इसी ने मुझे उठाया था। इसका नाम जगमोहन है। क्या? वर्मा चौंका। हाँ पापा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वह बहुत अच्छा इंसान है। क्या कह रही हो? वर्मा ने सख्त स्वर में कहते हुए स्वाति को देखा। हाँ पापा, वह वास्तव में अच्छा इंसान है। बहन की तरह इज्जत देकर मुझे अपने पास रखा, किसी बात की तकलीफ नहीं होने दी, और अब मुझे छोड़ने यहाँ तक आया। वर्मा जवाब में कुछ नहीं कह सका। जगमोहन बंगले पर पहुंचा और देवराज चौहान को देखते ही उससे जा लिपटा। देवराज चौहान ने मुस्कुराते हुए उसे अलग किया। कैसे हो? देवराज चौहान ने उसका कंधा दबाकर पूछा। तुम जेल में ठीक तो रहे? जगमोहन की आवाज़ में भारीपन आ गया था। हाँ, जेलर की बेटी कहाँ है? उसे घर छोड़ाया हूँ। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। मेरे जेल जाने के दौरान इन 2-4 दिनों में क्या हुआ? देवराज चौहान ने पूछा। मुझे कोई खबर नहीं, मेरा ध्यान तो तुम पर था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। 301 करोड़ की दौलत, हीरे जवाहरातों के बारे में कोई खबर? नहीं। जगमोहन ने सिर हिलाया। मुझे किसी भी बात की खबर नहीं। उस रात के बाद मैं तुम्हें जेल से निकालने के चक्कर में पड़ गया था और किसी बात का मुझे होश नहीं था। देवराज चौहान ने पुनः कश लिया। जानते हो, देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया। मैं पुलिस के हाथों में कैसे पड़ा? एकाएक जगमोहन का चेहरा धधक उठा। विश्वराज के कारण। उसने प्रीतम लाल को गोली मार दी कि जब वह तुम्हारे सामने से हटेगा तो पुलिस वाले तुम्हें शूट कर देंगे। 301 करोड़ के हीरे जवाहरातों को पाने के लिए वह तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता था, और अपनी कोशिश में वह कामयाब भी रहा। तुम पुलिस के हाथों में फंस गए। देवराज चौहान के दांत भिंच गए। यह तो मुझे शुरू से ही मालूम था कि विश्वराज कहीं न कहीं दगाबाजी पर आएगा, लेकिन मैंने सोचा था जब वह ऐसा कुछ करेगा तो मैं उसे संभाल लूंगा। लेकिन उसने धोखेबाजी की ही उस वक्त जब मैं पुलिस से घिरा हुआ था। मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने। विश्वराज की फिक्र मत करो, वह हमारे हाथों से दूर नहीं है। देवराज चौहान ने धधकते स्वर में कहा। धोखेबाजी करने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ता। अपना किया वह भुगतेगा। जगमोहन के चेहरे पर जहान भर का क्रोध नाच रहा था। खोके से मुलाकात हुई? नहीं, वह नहीं आया। उसके बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी। जगमोहन की सोचें अब 301 करोड़ की दौलत की तरफ भटकने लगी। लेकिन महाराज के हीरे जवाहरात कौन ले गया? 2 पलों तक उनके बीच चुप्पी रही। महाराज सुजान सिंह के हीरे जवाहरात लेकर आयशा जब स्टार होटल से बाहर निकली तो बाहर अवश्य उसका साथी वाडिया मौजूद रहा होगा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। 301 करोड़ की दौलत या तो इस समय आयशा वाडिया के पास है, या फिर उस दौलत को किसी प्रकार विश्वराज हथिया चुका है। विश्वराज? जगमोहन के जबड़े भिंच गए। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज में कश लिया। अब हमें 2 काम करने हैं। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। क्या 2 काम? 301 करोड़ की दौलत तलाश करनी है और विश्वराज को उसकी धोखेबाजी की सजा देनी है। अभी चलें विश्वराज के पास? जगमोहन का चेहरा धधक उठा। जल्दी क्या है? देवराज चौहान का स्वर सपाट सर्द था। कल दिन निकलने पर चलेंगे, लेकिन तब तक उसे मालूम हो जाएगा कि तुम जेल से बाहर आ गए हो। वह सतर्क हो जाएगा। सतर्क होकर वह जाएगा कहाँ? देवराज चौहान ने पूर्वता अंदाज में कहा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए वह सुरक्षा की एक और दीवार खड़ी कर लेगा कि हम उस तक न पहुंच सके। उस दीवार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देर सवेर में वह हमारे सामने होगा।
जगमोहन ने अपना भिंचे जबड़े वाला चेहरा दरिंदे के भरे अंदाज में हिलाया। भाग खोके भाग! बख्शी दांत भींचकर चीख सा उठा। दोनों धारावी की पतली गली में तेजी से भाग रहे थे। 301 करोड़ के हीरे जवाहरातों से भरे बैग को चादर में बांधकर उसकी गठरी बनाकर बख्शी ने कंधे पर डाल रखी थी। काफी बोझ था, परंतु इस समय बोझ कम और जान का खतरा ज्यादा महसूस हो रहा था। कदमों की मध्यम सी आहट अभी भी उनके कानों में पड़ रही थी। उस आहट को वह अपने से दूर कर देना चाहते थे। वह जानते थे कि अगर शिवनाथ और वाडिया के हाथों में पड़ गए तो फिर कोई चांस नहीं बचने का। दौलत तो हाथ से गई ही, साथ में जान भी गई। उनकी किस्मत अच्छी थी कि अभी तक गली में उनसे कोई टकराया नहीं था, वरना यह बात फौरन वाडिया और शिवनाथ के कानों तक पहुंच जानी थी कि खोखा बख्शी के साथ था। खोखे का भय से भरा चेहरा फक था। इस समय वह दौलत को भूल चुका था और अपनी जान बचाने की उसे पड़ी थी। शिवनाथ और वाडिया का खौफ उसके सिर पर सवार था। गली के मोड़ तक पहुंचते ही बख्शी दांत भींचकर बोला, रुक! वह पीछे? खोखे ने कहना चाहा। मैंने कहा ठहर जा। ना चाहते हुए भी खोखा रुका। उसने दांत भींचकर बख्शी को देखा। उल्लू के पट्टे, पीछे वह लोग? बकवास मत कर, बख्शी सख्त स्वर में बोला। अब हम भागेंगे नहीं, गली का मोड़ मुड़ते हुए आराम से चलेंगे। अगर हमें भागते हुए किसी ने देख लिया तो हमारी पोल खुल जाएगी। खोखे ने बात को समझा। चल। दोनों ने अपनी सांस संयत की और सामान्य ढंग से आगे बढ़ने लगे। आगे गली का मोड़ था। दोनों मुड़े और दूसरी गली में प्रवेश कर गए। इक्का दुक्का ही आदमी आते जाते दिखाई दिया। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। कुछ आगे जाकर बख्शी ने बैग की गठरी को कंधे से उतार कर नीचे रखा और जेब से चाबी निकालकर सामने के दरवाजे पर लगे ताले को खोलने लगा। ऐसा करते हुए उसके हाथों का कंपन स्पष्ट देखा जा सकता था। रह रहकर वह सूखे होठों पर जीभ फेर रहा था। आसपास नजर रखना, बख्शी खींच भरे स्वर में बोला। खोखे की गर्दन फौरन दाएं बाएं घूमने लगी। कोई खतरा नहीं था, सब ठीक था। बख्शी ने दरवाजा खोला और गठरी भीतर पटक कर खुद भी भीतर प्रवेश कर गया। खोखा भी अंदर आया और फौरन दरवाजा बंद करके चिटकनी चढ़ा दी। 8 बाई 8 की खोली थी, जिसमें फंसा कर एक चारपाई और 2 कुर्सियां रखी हुई थी। एक तरफ कबाड़ की तरह कुछ कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। बख्शी गहरी सांस लेकर चारपाई पर जा बैठा। खोखा कांपती टांगों से आगे बढ़ा और कुर्सी पर जा बैठा। दोनों के बीच कई पलों तक सांसों को संयत करने की ही आवाजें गूंजती रही। बहुत बड़ा हरामजादा है तू, आखिरकार बख्शी ने कड़वे स्वर में कहा। खोखे ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर बख्शी को देखा। अगर तू मुझे पहले बता देता कि डकैती की 301 करोड़ की दौलत महाराजा सुजान सिंह के हीरे जवाहरात तेरे हाथ लग गए हैं तो मैं वक्त रहते सब संभाल लेता। अब जब मौत सिर पर आ खड़ी हुई है तो जान बचाने के लिए मेरी टांगों में घुसा रहा है। खोखे के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव उभरे। जुबान संभाल कर बात कर। खोखे के दांत भिज गए। अगर तू मुझे पहले बता देता तो तेरा क्या जाता? मैं तेरे को बताने ही वाला था। यह बताने वाला था कि 301 करोड़ की दौलत तेरे हाथ लग गई है। बख्शी का स्वर कड़वा था। हाँ, खोखे ने गहरी सांस ली। बकवास मत कर, बख्शी ने मुंह बनाया। तूने तो कहा था कि बैग में कपड़े थे, बेकार में, इसलिए बैग को गंगा में फेंक आया है। उल्लू के पट्टे, बंबई में कौन सी गंगा बह रही है? तू मुझसे झूठ बोला। अगर तू मुसीबत में नहीं फंसता या वाडिया तेरी फोटो लेकर धारावी में तुझे ढूंढता हुआ मुझसे न टकरा जाता तो मुझे तो हवा ही नहीं लगनी थी कि तेरे पास इतनी बड़ी दौलत आ गई है। ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी ही है, बख्शी ने तीखे स्वर में कहा। अब तू जो भी गाना गा, मैं बेवकूफ नहीं। कैसी बातें करता है तू? खोखा अपने पन से कह उठा। भला मैं 301 करोड़ की दौलत को खा पी सकता हूँ? मेरे लिए जिंदगी भर के लिए 10-20 लाख ही बहुत। अब अगर तू शिवनाथ और वाडिया के हाथों में पड़ गया तो जानता है तेरी क्या हालत होती? हाँ, खोखे ने गहरी सांस ली। जानता हूँ। क्या हालत होती? मुझे खोली में ही खत्म करके 301 करोड़ की दौलत को ले जाते। खोखा फीके स्वर में बोला। तो एहसान मान मेरा कि मैंने दौलत के साथ साथ तेरी जान भी बचाई। खोखे ने सहमति में सिर हिलाया।
जान सबसे कीमती चीज होती है। तेरी जान बचाने की एवज में मैं यह 301 करोड़ की दौलत भी ले लूं तो तू इनकार नहीं करेगा। बख्शी ने उस पर एहसान का दबाव डाला। ऐसा मत कह, मैं भूखा मर, फिक्र मत कर, इस पर हम दोनों का अधिकार है। तभी गली में दौड़ते कदमों की आवाज आई। दोनों ने होठ बंद कर लिए। ए, इधर आ, तूने खोखे को देखा है? दादागिरी से भरी आवाज उनके कानों में पड़ी। खोखे को? नहीं तो क्या बात है? पीछे मर, दादागिरी वाली आवाज ने खा जाने वाले स्वर में कहा। फिर दौड़ते कदमों की आवाज दूर होती चली गई। बख्शी और खोखे की निगाह मिली। कई पलों तक दोनों के बीच खामोशी रही। वह तुझे ढूंढ रहे हैं, बख्शी फुसफुसाया। खोखे ने थूक निकली। सुन, बख्शी पुनः धीमे स्वर में बोला, मैं चाय वाले लाखन के पास जा रहा हूं। क्यों? लाखन ने कुछ देर पहले हम दोनों को एक साथ देखा था। वह हरामजादा मुंह खोल सकता है कि कुछ देर पहले तुम मेरे साथ थे। ऐसे में उसके पास रहूंगा तो इस बात का जिक्र करने की वह जरूरत नहीं समझेगा। खोखे ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेरी। मैं जा रहा हूँ, बख्शी उठते हुए बोला। बाहर से ताला लगाता जाऊंगा, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। इस दौरान भीतर तू खटपट मत करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, खोखा फीके स्वर में बोला। संभल कर रहना, चिंता मत कर। बाहर क्या हो रहा है इसकी खबर लेनी भी जरूरी है। बख्शी आगे बढ़ा, चिटकिनी हटाकर दरवाजा खोला और बाहर निकलकर दरवाजे पर ताला मारने के बाद आगे बढ़ गया। खोखा निढाल होकर चारपाई पर जा गिरा। पास ही 301 करोड़ की दौलत पड़ी थी, जिसकी मौजूदगी के एहसास को वह भूल गया था, क्योंकि दिलो दिमाग पर मौत का खौफ हावी हो चुका था। खोखे की खोली का दरवाजा खुला देखकर शिवनाथ और वाडिया ठिठके। शिवनाथ के साथ आए 6 आदमी भी ठिठक गए। अगले ही पल वाडिया तेजी से खोली में प्रवेश कर गया। खोली में सारा सामान वैसे ही पड़ा था जैसे पड़ा होता था, परंतु वहां न तो खोखा था और न ही महाराज सुजान सिंह के 301 करोड़ के हीरे जवाहरातों की कोई निशानी। वाडिया के दांत भिजते चले गए। शिवनाथ के होठों से गुर्राहट निकली। भाग गया हरामजादा। वाडिया के होठों से गुर्राहट निकली। खोली की हालत बता रही है कि कुछ देर पहले खोखा यहीं था। शिवनाथ की खतरनाक निगाह हर तरफ घूम रही थी। हीरे जवाहरातों से भरा भारी बैग लेकर वह ज्यादा दूर नहीं जा सका होगा। शिवनाथ फौरन अपने आदमियों की तरफ पलटा। गली के इस तरफ भागो, खोखे को तलाश करो, उसे पकड़ो। जो खोखे के चेहरे से वाकिफ नहीं है उसके लिए इतना ही काफी है। जिसके पास बड़ा बैग हो वही खोखा है। जल्दी करो। शिवनाथ के सारे खतरनाक आदमी दौड़ते चले गए। वाडिया और शिवनाथ की निगाह मिली। तुम्हें कैसे पता चला कि बैग 301 करोड़ की दौलत खोखे के पास है? शिवनाथ ने पूछा। वाडिया ने भिजे दांतों से स्मैक वाली सिगरेट सुलगाई। तेरे से बात करना मुझे पसंद नहीं, थोबड़ा बंद रख। शिवनाथ के दांत भिज गए। मत भूल, तो इस वक्त धारावी में है। मैं चाहूं तो अभी तेरे शरीर के टुकड़े करवा दूं। चाह करवा टुकड़े? वाडिया की आंखों में मौत से भरी चमक उभरी। शिवनाथ दांत भींचे उसकी आंखों में झांकने लगा। कान खोलकर सुन ले, वाडिया ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। मेरे सामने धारावी धारावी मत किया कर। तेरे में कुछ नहीं है। खोखला बॉस है तू। विश्वराज के दम पर छलांग मारता फिर रहा है तू। संभल कर रह, टांग वांग टूट गई तो फिर जुड़ने से रही। वाडिया, शिवनाथ गुर्राया। आवाज नीची रख। वाडिया ने वहशीपन में लिपटे शब्दों से कहा। गुर्राने वाले कुत्ते मैंने बहुत देखे हैं। तुमने आशा को खत्म करने की कोशिश की, उस पर गोली चलाई। मैं? वह तो किस्मत से बच गई। शिवनाथ ने दांत भींचकर रिवॉल्वर निकाल ली। लेकिन तू नहीं बचेगा। देख ले इस जगह को, यहाँ तेरी लाश पड़ी सड़ती रहेगी। मैं किसी को लाश नहीं उठाने दूंगा। और एकाएक वाडिया मुस्कुराया। आंखों में जहरीले भाव उभरे। तू मुझे नहीं मार सकता। क्यों? तू मेरा? क्योंकि मैं जानता हूँ खोखा यहाँ से 301 करोड़ की दौलत लेकर कहाँ गया है। अगर मैं मर गया तो तू यह बात कभी नहीं जान पाएगा। फिर विश्वराज के हाथों 301 की आधी दौलत कैसे हाथ लगेगी? शिवनाथ एकाएक कुछ नहीं कह सका। वाडिया हंसा। चला गोली, यहाँ पर तू मेरी लाश गिराएगा? शिवनाथ के होठों से गहरी सांस निकल गई। ऐसी बातें मत किया कर कि मुझे गुस्सा आ जाया करे।
शिवनाथ ने शांत स्वर में कहा। वाडिया ने मौत भरी निगाहों से उसे देखा। कहाँ जाएगा खोखा यहाँ से? तभी वाडिया की टांग चली। जूते की ठोकर शिवनाथ के हाथ में दबे रिवॉल्वर पर पड़ी। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकली और दीवार से टकराकर फर्श पर आ गिरी। 2 पल के लिए शिवनाथ हक्का पक्का रह गया। फिर रिवॉल्वर उठाने के लिए आगे बढ़ने को हुआ कि वाडिया का गजब ढाता स्वर सुनकर ठिठक गया। गर्दन घुमाकर देख। वाडिया के चेहरे पर दरिंदगी उछाले मार रही थी। होठों के बीच सुलगती सिगरेट थी और हाथ में खुला चाकू। शिवनाथ जानता था कि वाडिया के हाथ में चाकू का होना कितना खतरनाक है। सीधा होना। वाडिया गुर्राया। शिवनाथ वाडिया को घूरते सीधा हो गया। यह धारावी ही है ना, जहां तू मेरी चाकू की नोक पर खड़ा है? शिवनाथ कुछ नहीं बोला। मैं चाहूं तो अभी तेरी गर्दन काट दूं। शिवनाथ की निगाह पुनः उसके हाथ में थमी चाकू पर गई। बेटे, वाडिया जब चाकू पकड़ता है तो फिर बड़े से बड़ा टैंक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाडिया ने दरिंदगी भरे लहजे में कहा। साला कुत्ता, मुझे गोली मारेगा? शिवनाथ की निगाह वाडिया के चेहरे पर टिकी थी। सुन ले, मैं नहीं जानता कि खोखा दौलत लेकर यहाँ से कहाँ जाएगा। वाडिया ने कड़वे स्वर में कहा। वह तो मैंने बंडल मारकर भूखे कुत्ते के सामने झूठ की हड्डी फेंकी थी, जिसे तू सच समझकर चाटने लगा। हरामजादा, विश्वराज का कुत्ता। 4 आदमी साथ लेकर सड़क पर इस तरह चलता है कि जैसे धारावी तेरे बाप की जागीर हो। शिवनाथ जानता था कि जब तक वाडिया के हाथ में चाकू है उसका खामोश रहना ही ठीक है। तो तुम लोगों ने मेरी आयशा की जान लेने की कोशिश की, उस पर गोली चलाई। शिवनाथ की आंखों में बेचैनी उभरी। वाडिया कहर से हंसा। चिंता मत कर, मैं तेरी गर्दन नहीं काटूंगा शिवनाथ। आयशा तेरी और विश्वराज की गर्दन काटेगी। वह बहुत गुस्से में है। मैंने तेरी को मारा तो मजा आएगा, आयशा तेरी को मजा ले लेकर मारेगी। शिवनाथ के दांत भिज गए। गुस्सा आ रहा होगा, खून भी खौल रहा होगा। वाडिया कहर से कह उठा। यह तू ठीक नहीं कर रहा वाडिया। चुप हरामजादे, वाडिया गुर्राया। तुम लोगों ने आयशा पर गोली चलाई, वह ठीक किया था? उल्लू का पट्टा, आईने में दूसरे का चेहरा देखता है, अपना सड़ा हुआ थोबड़ा नजर नहीं आता क्या? शिवनाथ की आंखों में सुलगन उभरी। चुपचाप इसी तरह खड़ा रहे, वाडिया ने पूर्वता अंदाज में कहा। बहुत अच्छा लग रहा है तू। फर्श पर रिवॉल्वर को देखने का भी कष्ट मत करना, वरना। वाडिया के चाकू के सामने शिवनाथ बेबस हो चुका था। बख्शी नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर पहुंचा। 3 ग्राहक चाय पीने में व्यस्त थे। अन्य 2 चाय पीते हुए गप्पे हाँक रहे थे। लाखन भाई, बख्शी टूटी फूटी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, बढ़िया चाय बना। लाखन ने बख्शी को देखा और चाय का पानी रखता हुआ बोला, खोखा कहाँ है? मालूम नहीं, भाग गया होगा साला। बख्शी ने मुंह बनाकर कहा। मालूम है तेरे को, शिवनाथ उसे ढूंढ रहा है। सब मालूम है, बख्शी उखड़े स्वर में बोला। सुना है साले के हाथ करोड़ों की दौलत लग गई है। हाँ, तभी तो शिवनाथ उसकी खोली की तरफ गया है। लाखन ने बख्शी को देखा। कुछ देर पहले खोखे को तेरे साथ ही देखा था। आज तो चमकते नए कपड़े पहन रखे थे। कहाँ गया खोखा? मालूम होता तो यहाँ बैठा होता। बख्शी ने मुंह बनाया। मुझे तो खोखे ने हवा तक नहीं लगने दी कि कहीं से करोड़ों का हाथ मार कर आया है। मैं तो सुबह भी मिला था उससे। मालूम होता तो मेरे मजे आ जाते लाखन भाई। वह कैसे? साले से तगड़ा माल पानी झाड़ लेता, बख्शी ने अफसोस भरे स्वर में कहा। वह शिवनाथ के हाथों नहीं बच सकेगा। लाखन ने अपनी राय जाहिर की। बचे ना बचे, मुझे क्या फायदा, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। बख्शी किस्मत पर रोने वाले अंदाज में कह उठा। लेकिन खोखे के हाथ करोड़ों की दौलत लगी कैसे? सुना है वह दौलत महाराजा सुजान सिंह के हीरे जवाहरात के रूप में है। लाखन ने कहा। लूटे तो विश्वराज ने, लेकिन ले उड़ा खोखा। लेकिन कैसे? खोखे ने इतनी हिम्मत वाला काम कैसे कर लिया? बख्शी ने हैरानी से कहा। पी पा के कर दिया होगा। लाखन ने चाय को गिलास में डालते हुए कहा। तगड़ा नशा चढ़ा होगा, मार दिया होगा हाथ। बहुत हिम्मत का काम कर गुजरा साला। चाय का गिलास थामते हुए बख्शी गहरी सांस लेकर मुस्कुराया। यहाँ तो पीने के बाद भी हिम्मत नहीं आती कि किसी की बाह को तोड़ दूं।
लाखन सिंह हंसा। एक बात तो बता लाखन भाई, बख्शी चाय का घूंट लेकर बोला। तभी एक दादा टाइप आदमी वहां पहुंचा और खबर देने वाले अंदाज में लाखन से बोला, लाखन, खोखा तो साला बहुत तेज निकला। क्यों? भाग गया। सुना है करोड़ों की दौलत लेकर भागा है। विश्वराज के आदमी धारावी में उसकी तलाश कर रहे हैं। विश्वराज उसे धारावी से बाहर नहीं निकलने देगा। लाखन ने अपनी राय जाहिर की। सही बोलता है तू, खोखा तो गया जिंदगी से। उसने सिर हिलाकर कहा, बेवकूफ है। विश्वराज से दुश्मनी लेकर वह जिंदा नहीं बचने वाला। चलता हूँ, देखूं तो सही। खोखा हाथ आ गया होगा, कहने के साथ ही वह वहां से चला गया। बख्शी ने गहरी सांस लेकर लाखन को देखा। तेरा क्या ख्याल है, खोखा पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा, धारावी से बाहर नहीं निकल पाएगा। लाखन ने सिर हिलाकर कहा। मेरा भी यही ख्याल है। बख्शी ने सिर हिलाया। लाखन, हाँ, तेरे को कभी खोखे ने अपनी किसी दूसरी जगह के बारे में बताया? नहीं। अपने किसी यार दोस्त का जिक्र किया हो? नहीं। लेकिन तू यह सब क्यों पूछ रहा है? लाखन ने उसे देखा। ऐसे नाजुक मौके पर खोखे को दबोच लिया जाए तो उससे माल वसूला जा सकता है। इस काम के लिए विश्वराज बहुत है, वह खोखे को पकड़ लेगा। लाखन ने सिर झटक कर कहा। सारी उम्र 150 के पीछे भागता रहा, अब माल हाथ लगा तो मौत भी सिर पर आ गई। बख्शी खामोशी से चाय के घूंट भरता रहा। इन बातों के बाद लाखन सोच भी नहीं पाएगा कि खोखा करोड़ों की दौलत लिए उसके साथ है। शिवनाथ के आदमी आधे घंटे के बाद लौटे। वाडिया ने शिवनाथ को चाकू की नोक पर रखा हुआ था। यह देखकर वह ठिठके। खोखा हाथ लगा? शिवनाथ ने होठ भींचकर पूछा। नहीं, हमने हर जगह छान मारी, लेकिन चुप रहो। शिवनाथ दहाड़ा। आधे घंटे में जैसे तुमने सारा धारावी देख लिया और मैं अपनी जिंदगी में पूरा धारावी नहीं देख पाया। तुम लोग उसे नहीं ढूंढ पाए जो ताजा ताजा एक भारी बैग लेकर भागा था। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, लेकिन हमने दूर तक की जगह देख डाली है। शिवनाथ होठ भींचे अपने आदमियों को देखता रहा। दूर तक देखा है? जी हाँ, हमने फौरन एक एक गली छान मारी। हमने कहीं भी लापरवाही नहीं इस्तेमाल की। आने जाने वालों से भी पूछा। हमारे हाथ लगना तो दूर, किसी ने भी खोखे को बैग के साथ या अकेले भागते नहीं देखा। मेरे ख्याल में तो खोखा अपनी खोली में था ही नहीं, धारावी में नहीं है। शिवनाथ की निगाहें पुनः खोली में घूमी। वह हरामजादा यहीं पर था। शिवनाथ ने दांत खींचकर कहा। यहीं पर? उसकी खोली का दरवाजा इस तरह खुला मिलना, यहाँ किसी का नहीं मिलना, इसी बात की तरफ इशारा करता है कि खोखा यहाँ से आनन फानन भागा है। इस बात को तो अंधा भी देख सकता है। कुत्तों! शिवनाथ गुर्राया। वह पास ही कहीं छिप गया है। कोई कुछ नहीं कह सका, वरना इतनी जल्दी कहीं गायब नहीं हो सकता था। शिवनाथ के दांत भिजे हुए थे। वाडिया के होठ सिकुड़ गए। उसने चाकू उछाला और पुनः लपक लिया। शिवनाथ, तेरी खोपड़ी में अक्ल है, कभी कभी तू सोच लेता है। वाडिया कहर भरे स्वर में बोला। शिवनाथ गुर्राया। उसने वाडिया को देखा, फिर अपने आदमियों को। आसपास फैल जाओ। हो सकता है वह मौका देखकर या फिर रात को धारावी से खिसकने की कोशिश करे। हमें उसकी कम और उसके पास मौजूद बैग की ज़्यादा ज़रूरत है। जी, एक ने सिर हिलाया। जाओ। लेकिन एक ने चाकू थामे वाडिया की तरफ इशारा किया। शिवनाथ ने वाडिया को देखा, फिर अपने साथियों को। मेरी फिक्र मत करो, खोखा की तलाश में हर तरफ पहरा बिठा दो। एक जाकर ठिकाने से और आदमियों को लेकर आए। हर तरफ जाल बिछा दो, वह यहाँ से बाहर ना निकल सके। सब ने सिर हिलाया और वहां से चले गए। शिवनाथ की निगाह घूमी और वाडिया पर जा टिकी। तू क्या चाहता है? शिवनाथ ने शांत स्वर में पूछा। खोखे के पास जो 301 करोड़ की दौलत है, उसे हम आधा आधा बांट चुके हैं। हाँ। वाडिया ने चाकू बंद करके जेब में डाला। तेज निगाह शिवनाथ पर थी। अगर खोखा तेरे हाथ लग गया तो आधी दौलत मुझे मिलेगी। हाँ, हम दोनों में वायदा हो चुका है। वाडिया कहर से हंसा और नीचे गिरी शिवनाथ की रिवॉल्वर उठा ली। साले, झूठ बोलता है। 1.5 करोड़ तो क्या, तू 1.5 रुपया भी ना दे। मैं जानता नहीं
कि तू और तेरा वह हरामी विश्वराज कैसे इंसान है, वाडिया ने कड़वे स्वर में कहा। शिवनाथ सख्त निगाहों से उसे देखता रहा। वाडिया ने रिवॉल्वर का चैम्बर खोला और बीच में मौजूद गोलियां निकालकर कमरे के कोने में उछाली और चैम्बर बंद किया। शिवनाथ की एक टक निगाह वाडिया पर थी। वैसे तो हम में तगड़ी दुश्मनी पैदा हो चुकी है। विश्वराज ने अपनी जात दिखाकर मौके पर आयशा को शूट करके उससे 301 करोड़ के माल वाला बैग छीनना चाहा था। आयशा तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली, वाडिया ने कठोर स्वर में कहा। लेकिन फिर भी मैं उसे समझा लूंगा। अगर तुम खोखे को तलाश करके उससे हीरे जवाहरात हासिल करके आधे हमारे हवाले कर दो। कर देंगे, वाडिया खतरनाक हंसी हंसा। जानते हुए भी तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। कहते हुए वाडिया ने खाली रिवॉल्वर शिवनाथ की तरफ उछाली। शिवनाथ ने फौरन रिवॉल्वर थाम ली। मैं जा रहा हूँ। पीठ पर डंक मारने के लिए कोई मच्छर मत भेज देना। ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं। ऐसा नहीं होगा। मेरा चाकू तुझे मौका नहीं दे रहा, वरना तू तो मुझे अभी भून कर रख दे। वाडिया खतरनाक अंदाज में हंसा। शिवनाथ की आंखों में विवशता झलकी। तू यहीं रुक जा, शिवनाथ शांत स्वर में बोला। खोखे को हाथ में आने में देर नहीं लगेगी। अपना आधा हिस्सा लेकर ही जाना, नहीं तो कुछ घंटे के बाद फिर आना पड़ेगा। वाडिया ने जहर बुझी निगाहों से उसे देखा। तेरे जैसे नाक की फन की छाया नहीं चाहिए मुझे। ऊपर वाले की खुली छतरी बढ़िया है। खोखे को तलाश कर, जब वह तुझे मिलेगा तो मुझे खबर भी मिल जाएगी। कहने के साथ ही वाडिया ने कदम आगे बढ़ाए और सतर्क भाव से बाहर निकल गया। पीछे से उसके कानों में शिवनाथ के दांत पीसने की आवाज आई। विश्वराज अपने बार के पीछे वाले कमरे में ही था। उसने अपने लिए छोटा सा पैक तैयार किया और घूंट भरकर सामने खड़े शिवनाथ को देखा। शिवनाथ के चेहरे पर खींच नजर आ रही थी, शायद इसलिए कि ना तो खोखा हाथ लगा था और दूसरे वाडिया ने उसे इतना मौका नहीं दिया था कि उस पर वार किया जा सके। कितने मजे की बात है शिवनाथ कि जो दौलत हमारे हाथों से निकल चुकी थी, उसे हम तलाश कर रहे थे, वह हमारे ही इलाके धारावी में आ पहुंची है ना मजे की बात। शिवनाथ कुछ नहीं कह सका। पोजीशन क्या है? मुझे पूरा विश्वास है कि खोखा अपनी खोली से निकलकर पास ही कहीं जा छिपा है। मैंने अपने आदमियों का जाल वहां इस तरह बिछा दिया है कि छिपी जगह से बाहर निकलते ही पकड़ा जाएगा। विश्वराज ने एक ही सांस में पैक खाली किया, शिवनाथ को घूरा। और अगर वह अपनी जगह से न निकला तो हो सकता है वहां पर उसका महीने भर रहने का इरादा हो। आखिर उसके पास इतनी बड़ी दौलत है, उसने दौलत को बचाना है। मैं सिर्फ 12 घंटे देखूंगा कि वह हमारे आदमियों के हाथों में लगता है कि नहीं। अगर नहीं लगता तो हमें धारावी के उस इलाके के एरिया को छानना होगा। हर खोली की तलाशी लेनी होगी। ले लेंगे, किसी में हिम्मत नहीं कि हमें रोक सके। मतलब कि खोखा दौलत के साथ जल्दी ही हमारे हाथों में लग जाएगा। लगना ही चाहिए। विश्वराज के स्वर में सख्ती सी उभरी। शिवनाथ, उसके पास 301 करोड़ की दौलत है और इतनी बड़ी दौलत की उसे नहीं, हमें जरूरत है। विश्वराज ने सिर हिलाया। यह वाडिया तो कमाल का आदमी निकला। विश्वराज दूसरा पैक तैयार करने के लिए बोतल की तरफ बढ़ गया। कितनी जल्दी जान लिया कि 301 करोड़ किसके पास है और उसके पास भी आ पहुंचा। अगर तेरे को खबर न मिलती तो वह खोखे से सारी दौलत दे उड़ा था ना। पैक तैयार करके घूंट लेने के बाद विश्वराज ने पलटकर शिवनाथ को देखा। तू नहीं पहले ढूंढ सका खोखे को? एक आध दिन में ढूंढ ही लेता, शिवनाथ धीमे स्वर में बोला। खैर छोड़, मैं रेस नहीं देखना चाहता। अब तो घोड़े हमारे अस्तबल में हैं। विश्वराज सिर पटक कर कह उठा। वाडिया ने तेरे को धमकी दी और तूने सुन ली, वह भी धारावी में। वाडिया बहुत खतरनाक है। शिवनाथ के दांत फिंच गए। उसका चाकू गोली से तेज रफ्तार चलता है। मौका पाकर उसने चाकू निकालकर हाथ में ले लिया और मजा नहीं आया शिवनाथ, विश्वराज शांत स्वर में कह उठा। अगर तू कहता कि वाडिया को शूट कराया है तो तबीयत खुश हो जाती। वाडिया को खत्म करना बहुत जरूरी है। शिवनाथ ने विश्वराज को देखा। आयशा को हमने डकैती के वक्त शूट करने की चेष्टा की, साली बच निकली। वाडिया आयशा का पक्का आशिक है। वह दोनों हमारे पीछे हैं।
आयशा जैसी खतरनाक शय को पार पाना ही कठिन है। ऐसे में वाडिया का उसके साथ हो जाना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। अब वाडिया नजरों में आया तो वह बचकर नहीं जा सकेगा। गुड, ऐसा ही करना। भून देना साले नशेड़ी को। विश्वराज के दांत भींच गए। और सुन शिवनाथ, मैं खोखे और 301 करोड़ की दौलत की खबर पाने का इंतजार कर रहा हूँ। कब मिलेगी खबर? बहुत जल्दी। कितनी जल्दी? विश्वराज ने शिवनाथ की आंखों में झांका। एकाएक शिवनाथ मुस्कुराया। मैं खबर के साथ साथ 301 करोड़ के हीरे जवाहरात भी आपके सामने पेश कर दूंगा। वेरी गुड। विश्वराज के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। चिंता मत कर, 301 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा तुझे दूंगा शिवनाथ। लेकिन जब तक आयशा जिंदा है खतरा हमारे सिर ही रहेगा। आयशा का क्या किया जाए? मैंने कुछ आदमी यह जानने के लिए दौड़ा रखे हैं कि वह कहाँ छिपी हुई है। मालूम होते ही उसे घेर कर खत्म कर दिया जाएगा। शिवनाथ दांत भींचकर कह उठा। गुड, वेरी गुड। विश्वराज ने सिर हिलाया। शिवनाथ, तुम उन सब आदमियों से संबंध बनाए रखो जो खोखे की तलाश में घेरा डाले खड़े हैं। उनसे कह दो कि हर छोटी बड़ी बात की खबर तुम तक पहुंचाए। खबरें लाने वाले आदमी अपने आदमियों तक दौड़ाते रहो। मैं 301 करोड़ की दौलत को फौरन पा लेना चाहता हूँ। वाडिया जब फ्लैट पर पहुंचा तो रात का अंधेरा फैल चुका था। इस बात का उसने पूरा ध्यान रखा था कि शिवनाथ का कोई आदमी उसका पीछा न कर रहा हो। लेकिन सब ठीक रहा, किसी ने पीछा नहीं किया। वाडिया के बेल दबाने पर आयशा ने दरवाजा खोला। वाडिया के भीतर प्रवेश करने पर दरवाजा पुनः बंद हो गया। वाडिया आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठा और स्मैक वाली सिगरेट तैयार करने लगा। उसकी हरकत पर आयशा की आंखें सिकुड़ गई। वह आदमी नहीं मिला जिसका स्केच तुम्हारे पास था? आयशा के शब्दों में ठहराव था। उसका नाम या कुछ भी? लोग उसे खोखा कहकर बुलाते हैं। खोखा? आयशा के होंठ पिंच गए। मिला खोखा? वाडिया मुंह बिचकाकर रह गया। मिला भी नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। साफ साफ बोल। आयशा का लहजा सख्त हो उठा। अपनी आवाज ठीक रख वरना थोबड़ा तोड़कर रख दूंगा। वाडिया ने खा जाने वाली निगाहों से आयशा को देखा। सारा मामला गड़बड़ा गया है, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। आयशा आगे बढ़ी और पास आ खड़ी हुई। साफ बोल। आयशा के होंठ भींच चुके थे। मैं खोखे को दौलत के साथ ठीक वक्त पर पकड़ लेता, लेकिन शिवनाथ ने बीच में आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। वाडिया की आवाज में क्रोध भर आया। उसने स्मैक वाली सिगरेट सुलगाकर कस लिया। शिवनाथ, आयशा के चेहरे पर कठोरता उभरी। कहाँ मिला तुम्हें? धारावी में वह। राहुल? आयशा के चेहरे पर खूंखारता के भाव सिमटने लगे थे। पूरी बात बता। राहुल ने स्मैक की सिगरेट की कश लेते हुए सारी बात बता दी। साला, आज मेरे चाकू से बच नहीं पाता, लेकिन उसके आदमी आसपास थे। ऐसे में उसे साफ करने के फेर में मैं भी साफ हो जाता। बच गया कमीना। वाडिया दांत भींचकर कह उठा। तू वहां अकेला क्यों गया था? साथ में आदमी लेकर जाता। आयशा ने मुट्ठियां भींच ली। किराए के आदमी मैं कहां से इकट्ठा करता? मुझे बोलता। एक फोन करने पर ही। जब गया था तब तुझे पता था, तूने क्यों नहीं उस समय कह दिया? अब बोलती है। आयशा की आंखें सुर्ख सी होकर चमक रही थी। वह आगे बढ़ी और टेबल पर पड़े पैकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगाई। चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो रहा था। राहुल, बक, तुझे पूरा विश्वास है कि खोखा धारावी से भाग नहीं सका? मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि 301 करोड़ की दौलत उसके ही पास है? उसी के पास है। वाडिया गुर्राया। पहले जब मैं खोखे के चेहरे का स्केच लेकर धारावी में उसे ढूंढने गया था तो मुझे गलत बताया गया कि वह जेल में है, यानी कि मुझे सही रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। दूसरी बात, जब शिवनाथ के साथ उसके पास पहुंचा तो खोली खुली छोड़कर वह ताजा ताजा ही भाग निकला था। साफ है कि वह खुद को कम और दौलत को बचाने की कोशिश ज्यादा कर रहा है। आयशा के होंठ और भी सख्ती से भींच गए। मतलब कि खोखा नाम का वह आदमी 301 करोड़ की दौलत के साथ वहीं कहीं छिपा हुआ है। पक्की बात। और शिवनाथ ने अपने आदमी वहां फैला दिए हैं कि खोखा दौलत के साथ वहां से निकल न सके। वाडिया ने स्मैक की भरी सिगरेट का कश लेकर सिर हिलाया। मतलब कि
आयशा गुर्राई। बहुत जल्दी 301 करोड़ की दौलत का मालिक विश्वराज होगा। वह कैसे? वह लोग खोखे को आसानी से तलाश कर लेंगे। आयशा भिंचे स्वर में कह उठी। अगर वह खुद नहीं छिपी जगह से निकला तो वह लोग तलाशी करके उसे हासिल कर लेंगे। वाडिया के होठों से गुर्राहट निकली। हम बैठे ही रह जाएंगे? तो बता क्या करना है? वाडिया ने खा जाने वाली निगाहों से आयशा को देखा। यह सारा मामला तेरा पैदा किया हुआ है, तू ही रास्ता निकाल। करने के लिए मैं बैठा हूँ। आयशा ने कश लेकर दरिंदगी भरे स्वर में कहा। पहले तो मैं छिपी बैठी थी कि विश्वराज के आदमी मुझे शूट करने के लिए तलाश कर रहे होंगे। अगर पुलिस को मेरी भनक मिल गई है तो उन्हें भी मेरी तलाश होगी। आयशा एक एक शब्द चबाकर खूंखारता भरे स्वर में कह रही थी। लेकिन अब हालात दूसरे हो गए हैं। मुझे बाहर निकलना होगा। तेरी जान को खतरा है, वाडिया ने दांत भींचकर कहा। राहुल, आयशा भी भींचे दांतों से कह उठी। 301 करोड़ की दौलत से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी कीमती चीज नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी भी नहीं। हम दोनों का सुनहरा भविष्य उस दौलत पर ही टिका हुआ है। उस दौलत को पाकर, खून खराबा छोड़कर, मैं तुम्हारे साथ शादी करके चैन की जिंदगी जीना चाहती हूँ। बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। हमारी जिंदगी का ठर्रा बदल जाएगा। हमारा सुखी परिवार होगा। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते राहुल। इसलिए 301 करोड़ की दौलत को हासिल करने का मौका मैं नहीं छोड़ूंगी। वाडिया ने आयशा के धधकते चेहरे को देखा। तो तू बाहर निकलने का खतरा उठाएगी? हाँ, ऐसा करना अब जरूरी हो गया है। मर, मुझे क्या, मैं कोई दूसरी ढूंढ लूंगा। वाडिया ने कड़वे स्वर में कहकर कस लिया। दांत भींचे आयशा आगे बढ़ी और नंबर डायल करने लगी। लाइन मिली, बात हुई। हेलो, रतनलाल? ओह, तुम? रतनलाल का चौंका सा स्वर उसके कानों में पड़ा। धीरे बोल, आयशा ने सख्त स्वर में कहा। साली जल्दी मरेगी। वाडिया उसे देखता हुआ बड़बड़ा उठा। तुम कहाँ से बोल रही हो? इस बार रतनलाल का स्वर संयत था। ऐसी जगह से जहाँ विश्वराज के आदमी न पहुँच सके। विश्वराज ने अपने कुछ आदमी तुम्हारी तलाश में लगा रखे हैं। जानती हूँ, विश्वराज की सोचों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि वह कब क्या करता है। तभी तो मैं पहले ही समझ गई थी कि वह डकैती के बाद मुझे फौरन खत्म करने की कोशिश करेगा, और की भी। यह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि गोली मेरे गले में लटके बैग को लगी, मुझे नहीं। विश्वराज को दौलत से ज्यादा और किसी की चाह नहीं है। दौलत के लिए वह कुछ भी कर सकता है। अब विश्वराज क्या कर रहा है? सुना है खोखा नाम के किसी आदमी के पास वह 301 करोड़ की दौलत है और वह धारावी के किसी खास हिस्से में छिपा हुआ है। विश्वराज के आदमी वहां घेरा डाले हुए हैं। अगर यह सब सच है तो खोखा दौलत के साथ जल्दी ही पकड़ा जाएगा। रतनलाल की आवाज आई। यह सब मालूम है मुझे। ओह, मतलब कि हर तरफ की खबर रख रही हो। विश्वराज आजकल बार में ही रहता है। उसका कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जब से डकैती वाला मामला हुआ है तब से वह खासी सिक्योरिटी में रहने लगा है। अकेला कहीं नहीं जाता, रतनलाल ने बताया। डरता है मुझसे। देवराज चौहान को तो उसने धोखे से पुलिस की गोद में बिठा दिया। अब मैं ही बची हूँ जो उसे खत्म करके ही रहूंगी। तभी तो अपनी सुरक्षा के इंतजाम किए बैठा है। हाँ, लेकिन बच नहीं पाएगा, आयशा ने खूंखारता भरे स्वर में कहा। बहुत जल्द मरेगा। तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है रतनलाल, आयशा सपाट स्वर में बोली। मैंने तुम पर बहुत एहसान किए हैं। हाँ, मैंने तुम्हें विश्वराज के बार में बारमैन की नौकरी दिलवाई। तुम्हारी बीवी बीमार हुई तो ऑपरेशन के लिए मैंने पैसे दिए। तुम्हारे लड़के की एडमिशन बढ़िया स्कूल में करवाई। और मुझे सब बातें याद हैं। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तुम अपने सारे एहसान उतार ही नहीं सकते, बल्कि मुझ पर एहसान लाद भी सकते हो। मुझे क्या करना होगा? विश्वराज की हरकतों पर नजर रखो और जो भी बात हो उसे नोट करो और मुझे खबर दो। कहाँ खबर दूँ? फ़ोन नंबर नोट कर लो। बताओ। आयशा ने फ़ोन नंबर बताया। जल्दी मरेगी साली, वाडिया उखड़े स्वर में बड़बड़ा उठा। रतनलाल, तुमने खास तौर से खोखा के बारे में खबर हासिल करनी है। अगर विश्वराज के आदमी उसे ढूंढ लेते हैं तो उसी समय मुझे फ़ोन पर खबर कर देना।
कर दूंगा। आयशा ने रिसीवर रख दिया। उसके होंठ पिचे हुए थे। तुमने इस आदमी को फोन नंबर देकर ठीक किया है? वाडिया तीखे स्वर में बोला। हाँ, यह मेरा विश्वासी आदमी है। विश्वराज और तुम दोनों भी एक दूसरे के विश्वासी ही थे। वाडिया व्यंग भरे स्वर में कह उठा। विश्वराज हरामी इंसान है, आज पता चला। पता तो बहुत देर से था, परंतु उसके साथ रहकर काम करना मेरी मजबूरी थी राहुल। लेकिन अब मैं विश्वराज को कभी भी 301 करोड़ का मालिक नहीं बनने दूंगी। आयशा गुर्रा उठी। उसका चेहरा धधक उठा। वाडिया मुंह बिचकाकर रह गया। आयशा ने आगे बढ़कर नई सिगरेट सुलगाई और कुर्सी पर जा बैठी। मेरा ख्याल है कि खोखे को मैं विश्वराज से पहले तलाश कर सकता हूँ, वाडिया बोला। कैसे? आयशा की आंखें सिकुड़ी। वह आदमी जो मुझे धारावी में नाना जी के होटल में मिला था, जिसे मैंने खोखे के चेहरे का स्केच दिखाया था, जिसने कहा था कि खोखा 2 कत्ल करके जेल गया है, जिसने मुझसे झूठ बोला, मुझे बेवकूफ़ बनाया। उसने बिना वजह तो ऐसा किया नहीं होगा। आयशा की आंखें सिकुड़ी। मुझसे झूठ बोलने, मुझे धारावी से चलता करने के पीछे कोई खास वजह रही होगी। खास वजह? सोचों में डूबी आयशा के होठ हिले। हाँ, या तो वह खोखे का यार रहा होगा, उसे बचाना चाहता होगा। स्केच दिखाने पर उसे महसूस हो गया होगा कि कहीं गड़बड़ है, या फिर उसे मालूम होगा कि खोखा कहीं से मोटी दौलत ले आया है और उस दौलत में से उसे भी कुछ न कुछ मिलने वाला होगा, वरना खामखा तो वह झूठ बोलेगा नहीं। आयशा की निगाह वाडिया के चेहरे पर जा टिकी। राहुल, वह कौन था? नाम से नहीं जानता, लेकिन वह काम कराने वाला कोई दलाल था। उसका चेहरा तो मेरी आंखों के सामने है, एक ही नज़र में पहचान लूंगा। वाडिया के दांत भिज गए। उस हरामी को मालूम होगा कि खोखा इस वक्त कहाँ छिपा हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं कि खोखा दौलत के साथ उसी दल्ले के ठिकाने पर हो। वह भी साला बहुत पहुंची हुई चीज लग रहा था। आयशा का चेहरा कठोर हो गया। लेकिन उसकी तलाश में तेरा धारावी में जाना अब खतरनाक है। विश्वराज के आदमी तुझे छोड़ेंगे नहीं। एक बार तो तू बचाया, दूसरी बार? फिक्र मत कर, तेरे को घाटा नहीं होगा। मैं मर गया तो तेरे को दूसरा मिल जाएगा। शायद मेरे से शानदार आदमी मिल जाए, तेरे को उसको स्नैक भी न लाकर देनी पड़े। वाडिया मुस्कुराकर बोला। आयशा ने वाडिया की आंखों में झांका। तू धारावी जाएगा? हाँ। राहुल, तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो जब तक मेरे पास चाकू है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाडिया ने खतरनाक स्वर में दांत भींचकर कहा। फिर भी तू अपना रिवॉल्वर दे दे। आयशा ने दूसरे कमरे से उसे रिवॉल्वर लाकर दे दिया। वहां तेरे को बहुत सावधान रहना होगा। वाडिया कुछ नहीं बोला। राहुल, कोई खास बात हो तो मेरे को फोन कर देना, आयशा सर्द स्वर में बोली। तू क्या करेगी? मैं भी आ जाऊंगी। मेरे से ज्यादा तेरे को वहां पर खतरा है, वाडिया ने सख्त स्वर में कहा। हर बार खतरे को ही नहीं देखा जाता। आज नहीं तो कल बाहर तो मुझे निकलना ही है। कब तक विश्वराज के डर से छिपकर बैठी रहूंगी? आयशा ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। और फिर मुझे हर हाल में 301 करोड़ की दौलत चाहिए। अगर वह दौलत विश्वराज के हाथ लग गई तो फिर उसे पाना तो दूर, उसे देख भी नहीं सकेंगे। वाडिया हाथ में रिवॉल्वर थामे उठ खड़ा हुआ। मैं खोखे के यार को तलाश करके खोखे तक विश्वराज के आदमियों से पहले पहुंच जाऊंगा, वाडिया ने विश्वास से भरे शब्दों में दांत भींचकर कहा। इस बार तो ऐन मौके पर शिवनाथ मेरे सामने पड़ गया था, इसलिए खोखे को दौलत के साथ भागने का मौका मिल गया था। लेकिन इस बार उसे मौका नहीं दूंगा। वह समझ भी नहीं पाएगा कि मैं उसके सामने कैसे आ गया। कहने के साथ ही वाडिया हौले से वहशी हंसी हंसा। आयशा के दांत भिज गए। वहां तेरे को खतरा है राहुल, न वहां। बासी बात को बार बार मत कह। बिगड़े वक्त को अपने हक में करना आता है मुझे। वहां मेरी जरूरत पड़े तो फोन कर देना। वाडिया बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। 3 घंटे बाद बख्शी वापस लौटा। लापरवाही दिखाते हुए दरवाजे पर बाहर लटके ताले में सावधानी से चाबी घुमाई। इस दौरान उसकी निगाह अंधेरे में हर तरफ घूम रही थी। भीतर प्रवेश करके उसने पलटकर दरवाजा भीतर से बंद किया। खोखा धड़कते दिल के साथ
सूखे होठों पर जीभ फेरता हुआ चारपाई पर बैठा था। जब से बख्शी उसे भीतर बंद करके गया था, तब से यूं ही बैठे सांस लेने के अलावा उसने और कोई काम नहीं किया था। 301 करोड़ के हीरे जवाहरातों से भरे बैग की तरफ तो उसने एक बार भी नहीं देखा था। बख्शी दरवाजे से हटा और कुर्सी उठाकर आहिस्ता से चारपाई के पास रखी और उस पर बैठते हुए लाइट ऑन की और सिगरेट सुलगा ली। बाहर क्या हो रहा है? खोके ने पूछा। बुरी हालत है। दोनों में धीमे स्वर में बातें हो रही थी। क्या बुरी? शिवनाथ इस बात का शक खा चुका है कि तुम दौलत लेकर धारावी से नहीं निकले और अपनी खोली से ज्यादा दूर नहीं गए। बख्शी एक एक शब्द पर जोर देकर कह रहा था। शिवनाथ को विश्वास है कि तुम दौलत लेकर कहीं आसपास ही अपने किसी खैर ख्वाह के पास छिपे हो। ओह! खोखे के चेहरे का रंग फक पड़ गया। शिवनाथ का ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, कहते हुए बख्शी के होंठ पिच गए। खोखा कुछ नहीं कह सका। शिवनाथ ने अपने आदमी तुम्हारी तलाश के लिए इस सारे एरिया में फैला दिए हैं कि तुम बाहर निकलो और पकड़े जाओ। बख्शी का स्वर सख्त हो गया था। खोखे के दांत पिच गए। एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बख्शी ने कुर्सी पर पहलू बदला। शिवनाथ या वाडिया को कैसे पता चला कि 301 करोड़ की दौलत हीरे जवाहरात मेरे पास है? खोखे, यह वक्त ऐसा है कि फालतू की बातों को मत सोच, सिर्फ काम की बात सोच। सोचने की सबसे खास बात है कि तू यहाँ से बाहर निकला नहीं कि विश्वराज के आदमी तुझे पकड़ लेंगे। मैं बाहर नहीं निकलूंगा। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता था। बख्शी ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। खोखे ने गठरी पर निगाह मारी जिसमें 301 करोड़ के हीरे जवाहरात थे। बख्शी, खोखे के चेहरे पर एकाएक व्याकुलता उभरी। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे कि हम सोच रहे हैं। क्या मतलब? यह 301 करोड़ जैसी बड़ी दौलत का मामला है। विश्वराज आसानी से मामला नहीं टलने देगा। इस दौलत की खातिर उसने देवराज चौहान से दुश्मनी मोल लेकर उसे जेल पहुंचा दिया। इस दौलत की खातिर विश्वराज ने आयशा जैसी खतरनाक शय से दुश्मनी मोल लेते हुए उसे शूट करने की चेष्टा की। ऐसे में मैं यहाँ से 10-20 दिन बाहर नहीं निकला तो वह शराफत से अपने आदमी हटाने से रहा। यह सोचकर वह ठंडा तो पड़ने से रहा कि मैं दौलत के साथ धारावी से निकल गया हूँगा। तो फिर? बख्शी की आंखें सिकुड़ी। तू बता, ऐसे में विश्वराज क्या करेगा? क्या करेगा? बख्शी, खोखा सूखे होठों पर जीभ फेर कर कह उठा। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वराज इतनी बड़ी दौलत को पाने के लिए इस सारे एरिया की तलाशी लेगा, एक एक कोना छान मारेगा। बख्शी के होंठ पिच गए, चेहरे पर व्याकुलता दौड़ी। मेरी बात गलत लगी क्या? शायद ठीक कहता है तू। बख्शी के स्वर में भारीपन झलक उठा था। खोखे ने बेचैनी से अपने दोनों हाथ आपस में मले। अब समझ गया ना कि मेरा यहाँ छिपना चूहे जैसी बुरी मौत मरने के बराबर होगा, दौलत को विश्वराज के कदमों में रखने के बराबर होगा। हम दोनों बेमौत मरेंगे। सही कहता है खोखे तू। तो बता, अब क्या करें? जो भी हो, बख्शी पीछे दांतों से कह उठा। मैं ना तो दौलत को हाथ से निकलने दूंगा और ना ही अपनी जिंदगियों पर किसी तरह का खतरा आने दूंगा। कहना बहुत आसान है, करेगा क्या? विश्वराज का मामूली सा प्यादा भी तेरे सामने आ गया तो कुछ भी नहीं कर सकता। फालतू के वहम मत पाल। खुद को बचाना होता तो शायद बचा लेते, लेकिन 301 करोड़ के हीरे जवाहरातों से भरे बैग को कहाँ तक अपने साथ घसीटते फिरेंगे? खोखा विवशता से भरा उखड़े स्वर में कह उठा। इस समय खुद को बचाना कठिन लग रहा है। जो भी हो, बख्शी पक्के स्वर में बोला, मैं विश्वराज को कामयाब नहीं होने दूंगा। कर ले कोशिश। क्या करेगा? बख्शी खोखे को देखता रहा। कुछ नहीं कर सकता। खोखा बड़बड़ा उठा। कुछ तो करना ही पड़ेगा खोखे। हाथ पर हाथ रखे बैठने से काम नहीं चलेगा। खोखा कुछ नहीं बोला। बख्शी की निगाह गठरी बने बैग पर जा टिकी। एक बात और सुन ले, खोखे ने एकाएक कहा। क्या? विश्वराज शिवनाथ के कान में किसी ने फूंक भी मार दी कि हमारा एक साथ बैठना उठना था तो शिवनाथ खुद इस दरवाजे पर हाजिर हो जाएगा। खोखे ने चिंता भरे स्वर में कहा। हमारे हर तरफ खतरा ही खतरा है और बच निकलने का एक रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। बख्शी खोखे को देखता रहा, बोला कुछ नहीं।
जो भी हो। कुछ देर बाद बख्शी ने गंभीर स्वर में कहा, रास्ता तो निकालना पड़ेगा। निकाल सकता है तो निकाल ले। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता, सिवाय यहाँ बंद रहकर मौत के इंतजार में। खोखे ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन ऐसा कोई काम न करना कि वक्त से पहले ही मौत आ जाए। तेरा एक कदम भी गलत पड़ते हमारा काम हो जाएगा। इस समय हमारे सामने दौलत से ज्यादा अपनी जिंदगी को बचाना जरूरी है। विश्वराज दौलत लेने से पहले हमें गोली मारेगा। बख्शी के चेहरे पर सख्ती उभरने लगी। मैं बाहर जाता हूँ। बाहर कहाँ? कुछ देर नाना जी के होटल में बैठूंगा। कोई नई खबर सुनने को मिली तो वह सुनूंगा, खाना भी खाऊंगा और तेरे लिए भी लेता आऊंगा। बख्शी उठ खड़ा हुआ। खोखा कुछ नहीं बोला। जाते वक्त कमरे की लाइट बंद कर जाऊंगा। तेरे को अंधेरे में ही बैठना होगा, ताकि बाहर से यही लगे कि भीतर कोई नहीं है। इस समय हमें हर तरह की सावधानी इस्तेमाल करनी है। जो मर्जी कर। खोखे ने गहरी सांस ली। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? बख्शी खोखे को देखता रहा। यह सब ज्यादा देर नहीं चल पाएगा बख्शी। विश्वराज के हाथ यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बख्शी ने कुछ नहीं कहा। कमरे की लाइट बंद करके दरवाजा खोला और बाहर निकल दरवाजे के पल्ले बंद किए और चिटकनी लगाने के पश्चात ताला लगाकर आगे बढ़ गया। पतली पतली तंग गलियों में अंधेरा था। इस तरफ स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। किसी के घर से रोशनी निकलकर बाहर पड़ रही हो तो जुदा बात थी। गली के मोड़ पर पहुंचते ही विश्वराज के दो आदमियों को देखा, जो खोखे की तलाश में पहरेदार बने वहां खड़े थे। दोनों ने अंधेरे में घूर कर उसे देखा। एक ने टॉर्च से उसके चेहरे पर रोशनी डाली। बख्शी मन ही मन सतर्क हो गया। चेहरे पर हमेशा की तरह लापरवाही भर लाया। खोखे को तो नहीं देखा? टॉर्च वाले ने टॉर्च बंद करते हुए पूछा। नहीं, बख्शी ने चलते चलते सामान्य भाव से कहा। उसकी कोई खबर मिली तो बताऊंगा। बख्शी उनसे आगे निकल गया। इस बात से बख्शी को इतना तो एहसास हो गया कि उसे अपना व्यवहार और चेहरा सामान्य रखना चाहिए। उसकी चेहरे के बिगड़े भावों को देखकर कोई भी शक खा सकता था। बख्शी सोचों में डूबा आगे बढ़ता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि खोखे को 301 करोड़ के माल के साथ धारावी से कैसे बाहर निकाले, जबकि हर तरफ विश्वराज के आदमियों का सख्त पहरा था। बख्शी को अपने पर इतना तो पूरा भरोसा था कि एक बार अगर वह दौलत के साथ धारावी से बाहर निकल गए तो फिर उनकी हवा भी किसी को नहीं मिलने वाली। एक और खतरा बख्शी के दिमाग में खटक रहा था। यह जानकर कि खोखा 301 करोड़ की दौलत के साथ पास ही कहीं छिपा बैठा है। धारावी के कई दादे गुपचुप खोखे को खोज रहे होंगे। ऐसे भी उनका यहाँ से जल्द निकलना जरूरी था। बख्शी नाना जी के होटल पहुंचा। होटल रोशनियों से भरा पड़ा था, आधे से ज्यादा भरा पड़ा था। गप्पे मारने का शोर वहां उभर रहा था। बातों में एक दो बार खोखे का जिक्र भी सुना। बख्शी हमेशा की तरह सामान्य और मस्त नजर आ रहा था। वह ऐसी टेबल की तरफ बढ़ गया जहां दादे टाइप बैठे बातों में व्यस्त थे। उनके बीच उसका बैठना अक्सर होता रहता था। दूसरी टेबल की कुर्सी खींची और बैठता हुआ मुस्कुराकर बोला, क्या हाल है दोस्तों? हाल तो खोखे का बढ़िया होगा इस समय, एक ने हंसकर कहा। सुना है 301 करोड़ के माल पर हाथ मार दिया है, दूसरा टेबल पर हाथ मारकर बोला। बख्शी मुस्कुराया। सुना है। बख्शी ने सिगरेट सुलगाई। वह धारावी में ही कहीं छिपा बैठा है। विश्वराज के आदमी तो यही कहते हैं, तभी तो हर जगह पहरा बिठा रखा है। खोखे में अक्ल कभी नहीं आ सकती। बख्शी ने मुंह बिचकाकर कहा। इतना बड़ा हाथ मार लिया और तू कहता है उसे अक्ल कभी नहीं आ सकती? ठीक ही कहा है मैंने। बख्शी कष्ट लेकर सिर हिलाते हुए कह उठा। अरे भाई, इतना मोटा हाथ मारने के बाद उसे वापस धारावी में आ मरने की क्या जरूरत थी? चुपचाप कहीं दूर निकल जाता। यह बात सुनते ही दो ठठाकर हंस पड़े। यही बात तो हम अभी कर रहे थे। जो भी हो, खोखा अगर यहीं कहीं छिपा है तो विश्वराज के हाथों से नहीं बच सकेगा। ठीक कहा। बख्शी ने फौरन सिर हिलाया। हाथ आई दौलत भी जाएगी और जान भी। ऐसी बातें उनके बीच चल रही थी। बातों के दौरान बख्शी का परेशान मस्तिष्क सिर्फ यही सोच रहा था कि खोखे को दौलत के साथ कैसे धारावी के बाहर निकाला जाए। निकलते समय विश्वराज के आदमियों की निगाहों से बच भी गए
तो कोई और खोखे को देखकर हो हल्ला पैदा कर देगा, बेशक उसके हाथ में फूटी कौड़ी भी ना आए। जो भी हो, बख्शी भी हार मानने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि 301 करोड़ की दौलत इतनी होती है कि बाकी की जिंदगी ऐश से बीतेगी। इसलिए इस वक्त सिर पर आई परेशानी को मुसीबत में से ठंडे दिमाग से सोच समझकर निकलना होगा। वाडिया ने नाना जी के होटल में कदम रखा और तसल्ली से भरी निगाह वहां पर बैठे लोगों पर दौड़ाई। सावधानी के नाते कि विश्वराज के आदमी उसे पहचाने नहीं, इसलिए चेहरे पर दाढ़ी मूछें लगाया था। वाडिया को विश्वास था कि यहाँ से उसे खोखा के बारे में ताजी खबर मिलेगी। साथ ही उसे उस आदमी की तलाश थी जिसने खोखे का स्केच देखने के बाद उसे झूठ कहकर ही टरका दिया था कि यह आदमी तो जेल में चला गया है। एकाएक वाडिया का दिल धड़का, फिर उसके होंठ भींच गए। उसे बख्शी बैठा नजर आ गया था। वाडिया की निगाह कई पलों तक बख्शी पर टिकी रही। उसने बख्शी के तीनों साथियों को भी देखा जिनके साथ बैठा वह बातों में व्यस्त था। वाडिया ने अपना चेहरा सामान्य किया, जेब से स्मैक से भरी सिगरेट निकालकर सुलगाई, फिर बख्शी की तरफ बढ़ा। पास पहुंचकर वाडिया ने बख्शी का कंधा थपथपाया। बख्शी ने सिर घुमाकर करीब खड़े वाडिया को देखा। चेहरे पर दाढ़ी मूछें लगी होने के कारण बख्शी वाडिया को नहीं पहचान पाया और उसे प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगा। क्या है? बख्शी के होठों से निकला। काम है, साइड को आजा। वाडिया ने शांत स्वर में कहा। कैसा काम? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।